चलिए, तो हमारे सभी साथियों को आज फिर से जय हिंद। और जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने चैप्टर 3 के लिए जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला चाहे जो नियम इन सभी को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग विशेषकर दो चर वाले रैखिक समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और कैसे सभी प्रश्नों को डील करना है आज हम उन्हें सीखेंगे। तो देखिए, हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे कितने छात्र छात्राएं हमसे जुड़े हुए हैं। चूँकि इस बात का अगर हमें ज्ञान हो जाए, यह बात अगर हमें पता चल जाए कि हमारे इतने छात्र छात्राएं हमसे प्रतिदिन जुड़े हुए हैं, तो हम उनके लिए विशेषकर से एक अलग व्यवस्था करेंगे। और हम जैसा कि हमेशा आपको बताते हैं कि आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होता है व्हाट्सएप का, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, आप उसे ज्वाइन कर लें। आपके ज्वाइन करने से होगा ये, आपके ज्वाइन करने से ये होगा कि आप तक जो है महत्वपूर्ण नोट्स, महत्वपूर्ण सूचनाएं और सभी क्लास के आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंचाए जाएंगे। मेरी बात को समझ गए आप? तो जितने भी हमारे छात्र छात्राएं नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, और आप जो क्लास कर रहे हैं लोग, वो लोग कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी साथी हैं उन सभी को जोड़िए। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी 1 वर्षों तक की तैयारी निःशुल्क इसी चैनल से मेरे द्वारा कराई जाएगी। आप सुनिए फिर से, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है हमको, क्योंकि ऑनलाइन जब आ ही गए हैं तो जब सभी बच्चों के लिए जब पढ़ा ही रहे हैं तो शुरू कर ही दिया जाए, फिर है कि नहीं है? तो देखिए, तो जितने भी आपके दोस्त साथी हैं ना, उनको ज़रूर जोड़िए। उनको जोड़ने से होगा ये कि एक चेन बना रहेगा और हम भी ये जान सकेंगे कि आप सभी जो है पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? तो कल जैसा कि हम बताए थे कि आप सभी को किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम बता चुके थे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 यदि रहेगा तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि इस समीकरण का अनेक हल होगा। अनेक हल के साथ साथ हमने कहा था कि इनकी रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं कैसे संपाती होंगी, इसका जो तरीका है आपको कल बताया जा चुका है, एक ग्राफ बनाकर और दोनों समीकरणों को खींचकर। अब आप आ जाइए थोड़ा सा समीकरण में, एक्सरसाइज में 3.3 से 3.1 और 3.2 आपको बताया जाएगा और बहुत जल्द बताया जाएगा। इसको इसलिए अभी नहीं बताया जा रहा है कि वो जो प्रश्नावली है वो जो है ग्राफ से रिलेटेड है, ये हम लोगों का एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है। ठीक है? पूरी पढ़ाई आपको निःशुल्क कराई जाएगी, बिल्कुल मुफ्त। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो जब हम आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर ही रहे हैं तो आप अपने लिए भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। हम आपके लिए कर रहे हैं और आप अपने लिए कर लीजिए थोड़ा सा मेहनत, है कि नहीं है? बाकी आप बेहतर समझदार हैं। ठीक है? चलिए, थोड़ा सा ये बुक जो है ना जिधर तिधर है, सिला हुआ बुक है, तो हमको थोड़ा सा ढूंढने में परेशानी हो रहा है। हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा भाग किधर है। ठीक है? फिर भी हमको कुछ मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। 3.5 से शुरू हो रहा है यहाँ से। चलिए, 3.2 हमको मिल चुका है और 3.2 में से थोड़ा सा हम 1-2 सवाल लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि हम लोगों को हल की प्रकृति के बारे में भी थोड़ा सा जानना है ना, तो हम लोग थोड़ा सा 3.2 के बारे में ले लेंगे। बाकी हम लोग बाद में इसको और देखेंगे अच्छे से। 3.2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 1 देखेंगे, 3.2 से शुरू करते हैं। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 1 देख रहे होंगे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए
और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 3.2 का अभी हम लोग प्रश्न संख्या 1 देखने जा रहे हैं और पहला का पहला देखेंगे। और इसमें हम लोग केवल अभी समीकरण में परिणत करके छोड़ देंगे और फिर से जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे अक्टूबर नवंबर महीने में, तो ग्राफ पढ़ते समय फिर से एक्सरसाइज 3.2 को खोला जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि जहाँ पे आप समीकरण में परिणत किए थे फिर से वहीं पे आइए और उस समीकरण को फिर हम लोग बनाएंगे ग्राफीय विधि से। प्रश्न बोला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, कुल 10 स्टूडेंट हैं जिसमें जितने भी लड़के हैं उनसे 4 ज़्यादा लड़कियां हैं, ठीक है ना। मतलब लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो पहला नाम जो लिया है, इसमें पहला नाम लड़कियों का लिया है, फिर लड़कों का लिया है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम कल ही बता चुके हैं आपको कि 2 गो चर मानना है, 2 गो चर मानना है। कभी भी 2 गो रहेगा, एगो x रहेगा, एगो y रहेगा, या एगो a रहेगा, एक ठो b रहेगा। धीरे धीरे देखिए, अभी हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण जो है वजह है ये है कि अभी हम स्पीड में नहीं चल सकते हैं। स्पीड में चलेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, तो हम पहले तो मान लेंगे कि माना कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो माना कि डायरेक्ट लिख दीजिए कि लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। देखिए, अगर आपको हमारी राइटिंग समझ में नहीं आती है तो थोड़ा सा हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि जी सर आपकी राइटिंग थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, है ना। देखिए, तो बोला है प्रश्न तो प्रश्न से, तो देखिए तो प्रश्न से। अच्छा, एक और चीज़ है, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो प्रश्न से, तो देखिए प्रश्न कहा है कि लड़का और लड़की दोनों मिलके 10 गो है, लड़का और लड़की दोनों मिलके 10 गो है। मतलब x की संख्या जितनी भी है, यानी लड़की की संख्या जितनी भी है और लड़कों की संख्या जितनी भी है, ये दोनों मिला के होता है 10 गो। यहाँ से हमको मिल गया समीकरण 1, यहाँ से मिल जाएगा समीकरण 1। पुनः प्रश्न से आइए। पुनः प्रश्न का मतलब होता है कि हम फिर से प्रश्न की ओर आ रहे हैं और बोला है कि लड़कियों की संख्या, किताब में अच्छा से पढ़िए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी कि लड़कियों की संख्या जो है जितनी भी है वो लड़कों की संख्या से भी 4 ज़्यादा है। अब आप इसको इस रूप में बदल दीजिए तो ये हो जाता है x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। समझ गए मेरी बात को? लैंग्वेज क्वेश्चन को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि उसे कैसे डील किया जाए, उसे कैसे शब्दों से समीकरण में परिणत किया जाए, ये आपको सीख लेना चाहिए। इस सवाल में कहा था टोटल 10 गो लड़का लड़की है, कुछ लड़का है कुछ लड़की है, यानी कुछ लड़की है कुछ लड़का है। लड़कियों की संख्या हम x मान लिए, लड़कों की संख्या हम y मान लिए और हमको पता ही था कि दोनों मिलके 10 गो है, तो समीकरण 1 हो गया, x प्लस वाई बराबर में 10। एक और हमको यहाँ से हिंट मिलता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। लड़कियों की जो संख्या है, यह लड़की, तो लड़की की जो संख्या है लड़कों की संख्या से भी 4 ज़्यादा है। तो लड़की की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4। अगर लड़का 4 गो है तो लड़की 8 गो है, अगर लड़का 2 गो है तो लड़की 6 गो है, अगर लड़का 5 गो है तो लड़की 9 गो है। मेरी बात को समझ गई इसे? हालांकि इतना संभव नहीं है क्योंकि टोटल 10 है ना है सब, तो उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। चलिए, आप इसको बदल लिए, आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे और नीचे जगह छोड़ देंगे, अब हम आपके सामने
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बस इसको जो है समीकरण में बदल कर छोड़ देंगे। पहला का दूसरा देखिए, पहला का दूसरा आपसे बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। समीकरण क्वेश्चन में ही समीकरण है, तो जिसका नाम पहले लेता है आप उसको मानिए x, जिसका नाम बाद में लेता है आप उसको मानिए y। समझ गए? तो देखिए हम मान लेते हैं कि माना कि पहला नाम पेंसिल का लिया है, तो हम कहेंगे माना कि पेंसिल की संख्या, माना कि पेंसिल की संख्या बराबर x तथा कलम की संख्या बराबर y। क्योंकि देखिए मूल्य दिया है ना, अरे संख्या नहीं यार, संख्या तो दिया ही है, मूल्य पेंसिल का मूल्य रुपया में मान लीजिए, तथा कलम का मूल्य आप मान लीजिए y रुपया। तो प्रश्न से आप सभी को एक चीज़ पता होगा कि मान लीजिए अगर आपके सामने 10 गो कलम है, 5 गो पेंसिल है, अगर एक कलम के दाम में अगर हम 10 कलम से गुना कर दें तो मेरा 10 कलम का दाम निकल जाएगा। एक पेंसिल के दाम में अगर हम सभी पेंसिल की संख्या को गुना कर दें तो मेरा सभी पेंसिल का दाम निकल जाएगा। तो सेम टू सेम यही काम करेंगे। तो प्रश्न से जब हम आए तो पहला जो लाइन हम पढ़ें, 5 पेंसिल तथा 7 कलम। देखिए 5 गो पेंसिल, तो एक गो पेंसिल का मूल्य कितना है? 1 रुपया, तो 5 गो पेंसिल का दाम 5x रुपया, प्लस 7 कलम, तो 7 गो, एक गो कलम का दाम y रुपया, तो 7 गो कलम का दाम 7y रुपया, और बराबर में टोटल कितना है? 50। समीकरण 1। आ जाइए पुनः प्रश्न से। फिर बोला है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम। अब की बार 7 गो पेंसिल है, तो एक गो पेंसिल का दाम 1 रुपया, तो 7 गो का 7x, एक गो कलम का दाम y रुपया, तो 5 गो कलम का दाम 5y रुपया, और टोटल कितना है? 46 रुपया का है। टोटल 46 रुपया का है। प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि अगर हम 5 गो पेंसिल लेते हैं और 7 गो कलम लेते हैं तो हमको 50 रुपया देना पड़ रहा है। तो एक गो पेंसिल का दाम 1 रुपया, तो 5 गो का दाम 5x, एक गो कलम का दाम y रुपया, तो 7 गो का दाम 7y रुपया। तो टोटल इसी प्रकार से जब आप चला देखेंगे तो x का वैल्यू कुछ आएगा, y का वैल्यू कुछ आएगा। जब हम लोग बनाएंगे तब हम आपसे पूछेंगे उसी वक्त कि हाँ जी ये समीकरण बना था ना। बस आप इतना ही भी इसको रोक दीजिए, बस इतना ही पे रोक दीजिए। आगे इसको पता है किस विधि द्वारा बनाना है? ग्राफीय विधि। और ग्राफीय विधि हम लोग कब सीखेंगे? बाद में। जगह छोड़ देना है, ग्राफ के कॉपी पे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अभी सिर्फ इसको आप परिणत करके छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं अथवा समानांतर हैं। मतलब कहने का मतलब है सीधा सीधा कि आपको जो हम कल बताए थे ना रूल, कल हम 3 रूल बताए थे ना, आपको उन्हीं रूल को यहाँ पे लागू करना है और आपको लागू कर करके देखना है कि क्या रेखाएं संपाती हैं, समांतर हैं अथवा प्रतिच्छेदित हैं। देखिए तो पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर में 0। दूसरा है समीकरण इसी का 7x प्लस में 6y माइनस में 9 बराबर में 0। हम आपको मेथड बताए थे a1/a2, b1/b2, c1/c2 बताए थे ना हम। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको डायरेक्ट अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप लिख लीजिए। देखिए चूंकि a1, तो a1 किसको कहते हैं? समीकरण 1 के x वाले गुणांक को, तो 5 हो गया 5। b1 किसको कहेंगे? समीकरण 1 के y वाले गुणांक को, -4 हो गया। c1 किसको कहते हैं? तो c1 हो गया प्लस में 8। चिन्ह भी लेना है, ध्यान रहे चिन्ह भी लेना है। चलिए a2 कितना है? तो 7 है, a2 है 7। चलिए b2 कितना है? तो b2 है 6, और c2 कितना है? तो -9। अब आप कीजिए, चूंकि a1 बटा में
A2, तो A1 बटा A2 बराबर हो गया 5/7। चलिए अब कीजिए B1 बटा में B2, तो B1 बटा B2 हो गया -4/6। चलिए अब कीजिए C1 बटा C2, तो ये हो गया 8/-9। क्या आपको तीनों में से कोई बराबर दिख रहा है? क्या कोई इनमें से आपस में बराबर है? नहीं है। जब नहीं है तो आपको याद होगा मेथड, यहाँ से क्या आता है, इसलिए A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2। इस कंडीशन में हम लोग कल बात किए थे कि इसका एक हल होगा और रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित होंगी। क्या आप मेरी बातों को समझ गए कि नहीं समझे? अगर आप समझ जाते हैं तो आप कल वाला बात बढ़िया से आप पढ़ लिए हैं, कल का वीडियो आप देख लिए हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो इसका अर्थ ये है कि आप कल वाला वीडियो बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चला, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा कल वाला वीडियो जाकर देख लेना है, ठीक है। ये 4y है, थोड़ा सा ध्यान रहे, 4y वीडियो अभी हम देखने गए थे तो दिख रहा था 4 नहीं लग रहा था। तो क्या इसी प्रकार से आप दूसरा, तीसरा इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो एक बार जो है आप लोग कमेंट में हमको बता दीजिएगा कि जी सर क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक्सरसाइज आपको नहीं दिख रहा होगा, हम फिर से लिख देते हैं। ये एक्सरसाइज जो है 3.2 चल रहा है, 3.2 चल रहा है। चलिए इतना तो समझ ही गए होंगे। फिर से आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में हल को बताना है संगत है कि असंगत है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताना है संगत है कि असंगत है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग इसी प्रकार से सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन। देखिए आपके एक शेयर करने से हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ जाएगा। आप अगर 5 शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो हमारे 5 स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा तो मज़ा आने वाला है नवंबर दिसंबर के महीना में, जब हम लोग लगातार एकदम बेहतरीन तरीके से जब प्रदर्शन अपना करेंगे ना, और परीक्षा की एकदम संपूर्ण तैयारी एकदम शीर्ष स्तर पर जब हम लोग कर लेंगे, तब आपको गर्व महसूस होगा कि जिस चैनल से हम जुड़े थे वाकई उस चैनल से हमारी नैया पार हो गई। और ये सक्सेस एजुकेशन का वादा है आपसे। मेरे पास कोई सहयोगी शिक्षक नहीं है, केवल वाहिद एक है हम, ठीक है, अपने चैनल पर, ठीक है। केवल हम हैं फिलहाल, और हम ही आपको सब विषय पढ़ाएंगे। इतिहास भी हम आपको पढ़ाएंगे, भूगोल भी हम आपको पढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र भी हम आपको पढ़ाएंगे, नागरिक भी हम आपको पढ़ाएंगे, भौतिक भी पढ़ाएंगे, रसायन भी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, यानी जीव विज्ञान भी पढ़ाएंगे। हैरत होने की कोई बात नहीं है, पढ़ाया जाएगा। आप सिर्फ शेयर मारिए, अपने दोस्तों को जोड़िए और फिर आप देखिए कि आपको किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है। और हम बार बार बोलते हैं कि एग्जामिनर की औकात नहीं है, कहाँ से वो क्वेश्चन देगा। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देगा बताइए, कहाँ से देगा? किताबों में से न देगा, सब पकड़ लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी विषय से दे। चैलेंज है मेरा कि आपको जितना बनाना है 100% लड़वाया जाएगा। कहाँ से देगा जी क्वेश्चन? बुझा गया? फेक फाक वाला काम नहीं, प्रूफ है हमारे पास। इस बार का क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, जो जो टॉपिक पढ़ाया गया था 100 में 100% सब लड़ता चला गया है। कुछ स्टूडेंट का शिकायत है कि हमारा क्वेश्चन नहीं लड़ा, मास्टर जो पढ़ाया था नहीं आया। अरे भाई तुम क्लास छोड़े हो, तुम नाना बुआ नानी चच्ची खाला कर रहे थे, तुम बुझा गया? तुम यहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, कभी उनको छोड़ने गए, कभी उनको लेने गए, तो तुम्हारा तो भाई होगा ना लॉस। रिजल्टवा पूछे घड़ी सबसे ज़्यादा मज़ा वही लेगा जरा घर तुम घूमे गए थे। रिजल्ट पूछे घड़ी सबसे ज़्यादा जो है रिजल्ट पूछते समय मज़ा वही लेगा जिसके यहाँ तुम घूमने गए थे, मेरा क्लास छोड़ के गए थे। सबसे ज़्यादा मज़ा वही लेगा तुम्हारा। क्या लगता है? पूछा गया जिसके यहाँ गए थे ना घूमने, रिजल्ट पूछे कितना आया है तुम्हारा, कहो सेकेंड आ गए। सेकेंड आ गए, ओहो थोड़ा सा मेहनत कर दिए होते। मेहनत तो हम करवा ही रहे थे भाई, ले भी थे आप, ठीक है। तो आप इस छलावे में मत पड़िए। 2 साल तक आप भूल जाइए, 1-2 साल तक आप भूल जाइए। जब तक आपका इंटर क्लियर नहीं हो जाता है 2-3 साल आप भूल जाइए कि मेरा कोई रिश्तेदार भी है। कोई भी रिश्तेदार भूल जाइए कि आप मेरा कोई है भी रिश्तेदार फिलहाल में। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है आप भूल जाइए कि मेरा कोई रिश्तेदार भी है या हमको कहीं जाना भी है।
सब कुछ त्याग दीजिए। त्यागने के बाद निरंतर अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर रहिए और आप देखिए फिर रिजल्ट कितना बेहतरीन आता है। फिर आपसे वो पूछेगा, शर्मा के से पूछेगा, आपके अम्मी से पूछेगा, आपके अब्बा से पूछेगा, फर्स्ट आया है का तो, तब तो अम्मा कहेगी हाँ फर्स्ट आ गई। तब देखो, तब जो चेहरे का जो रंग है ना, उस समय देखने में बड़ी मज़ा आता है, समझ गए, बड़ी मज़ा आता है। जब तुम बहुत बढ़िया कोई काम कर दो और सामने वाला मजबूर हो जाए पूछने पे कि कहा तो तुम टॉपर आए हो, बड़ी मज़ा आता है मुंह देखने में, समझ गए। तो आपको यही करना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है, कि आपको निरंतर जो है पढ़ाई करते रहना है कि नहीं है। वालेकुम सलाम, चुपचाप आके बैठो। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में ही क्वेश्चन नंबर 3। हम बोले थे कि संगत और असंगत, बंद करो धीरे, संगत और असंगत। तो देखिए, अगर किसी समीकरण का हल होता है, अगर हल है तो वो कहलाएगा संगत। क्या कहलाएगा? संगत। अगर हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो कहलाएगा असंगत। यानी संगत किस किस कंडीशन में रहेगा? अगर एक हल है तब भी, अगर अनेक हल है तब भी, अगर अनेक हल है तब भी। तो एक हल होगा तब भी कहेंगे कि इसका हल संगत है, और अनेक हल रहेगा तब भी कहेंगे कि संगत है। असंगत कब कहेंगे? जब इसका कोई हल नहीं होगा, जब कोई हल नहीं होगा तब। यही है कंडीशन। तो चलिए हम लोग इसको फॉलो करते हुए और आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। कुछ प्रश्नों को क्या देखते हैं, तीसरा का हम पहला बता देते हैं और बाकी आप लोग अपने से देख लीजिए, आप लोग तो हैं ही समझदार। तो क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पहला, चलिए समझ गए। तो समीकरण है आपके पास 3x + 2y = 5, ठीक है। 3/2x, अरे नहीं, इसके बगले में है, सॉरी, इसके बगले में है, इसके बगल में ही है समीकरण। 2x - 3y = 7। देखिए बराबर में 7। थोड़ा मेरा राइटिंग जो है ना विकलांग टाइप है, तो शुरू से हम राइटिंग पे अपना ध्यान नहीं दिए, तो आप लोगों को थोड़ा कष्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हम फिर से वही बोलेंगे कि आप a1/a2 कीजिए। तो a1 कितना? 3, a2 कितना? 2, 3/2। b1/b2 कीजिए। तो b1 कितना? 2, b2 कितना? -3। c1/c2 कीजिए। c1 कितना? 5, c2 कितना? 7। बात वही पड़ेगा, इसको इधर ले आइए, उसको भी इधर ले आइए, तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा। तो आपका क्या मिला? कंडीशन क्या लागू हुआ? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, यानी कि एक हल, और एक हल के कंडीशन में क्या होगा? संगत होगा। एक हल के कंडीशन में हल कैसा होगा? संगत। अगर यहाँ पे कोई हल नहीं आता तब हम कहते कि असंगत है। क्या है? असंगत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का हमको उम्मीद है आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब बना लेंगे। तीसरा का 4 प्रश्न हम आपके भरोसे छोड़ते हैं, आप अवश्य बना लें, बिल्कुल ही बना लें, छोड़िएगा नहीं। आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा, तीसरा का पहला, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो इसको नोट कर लीजिए अभी तुरंत, ठीक है, वीडियो रोक के। चलिए हम मिटाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि अगर रैखिक समीकरण युग्म में कौन सा युग्म संगत और असंगत है? अगर कोई समीकरण संगत है, यानी कि अगर उसका कोई हल है, एक हल है चाहे अनेक हल है, तो आपको उसको बनाना है। अगर असंगत है तो उसको ग्राफी विधि से नहीं बनाना है। तो हम फिर से बोल रहे हैं कि ग्राफी विधि वाला खेल हम लोग खेलेंगे अभी नहीं। अभी हम सिर्फ आपको कल वाला जो वीडियो जो देखा होगा लोग, हम उस पर आपको काम करा रहे हैं कि एक हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। अब हम बिना रुके हुए और हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तीनों को छोड़कर और आगे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ये एक्सरसाइज 3.2 फिर से पढ़ाया जाएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, फिर से पढ़ाया जाएगा। लेकिन कब पढ़ाया जाएगा? जब हम ग्राफीय विधि हल कर लेंगे तब, जब ग्राफ बनाना सीख जाएंगे तब। अभी जो हमारा बेस जो स्टार्ट होने वाला है, जो बेसिक रूप से जो स्टार्ट होने वाला है हम लोगों का जो एक्सरसाइज, वो 3.3 है। हम आपको वीडियो के शुरू में ही बोले थे कि हम लोगों का जो मेन एक्सरसाइज है वो 3.3 से स्टार्ट है, याद रखेंगे। 3.2 हम आपको सिर्फ सिखाने के लिए खुलवाए थे। अब आप आ जाइए 3.3 में, चलिए ठीक है। तो 3.3 में आप देख रहे होंगे प्रतिस्थापन विधि। x + y = 14 और x - y = 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का पहला हम आपको सिखा रहे हैं क्या जी, प्रतिस्थापन विधि। वालेकुम सलाम, मुंह बंद करिए और बैठ जाइए। प्रतिस्थापन विधि, चलिए ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या देखेंगे, एक नियम है उसको हम लोग देख लेते हैं, सीख लेते हैं। अच्छे से सटाइए उसको। प्रतिस्थापन विधि में हम एक समीकरण लेते हैं और x प्लस वाई बराबर कितना है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। कोई काम धीरे नहीं होता तुम लोग का। प्रतिस्थापन विधि कहता है, सुन लीजिए ध्यान से, एक समीकरण को पकड़ेंगे, उसमें से एक चर को पूरे संख्या के बराबर दिखाएंगे या दूसरे चर के बराबर दिखा देंगे। मतलब केवल एक चर को एलएचएस में रखेंगे, बाकी सबको खखोर के उधर भेज देंगे और जो वहां से हमको मिलेगा उसको उठा के पटक देंगे समीकरण 2 में। एक सवाल बनेगा, आप जरूर सीख जाइएगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि का सिंपल सा फंडा ये है कि आपको किसी एक समीकरण को यहाँ से पकड़ना है, चाहे आप समीकरण 1 को पकड़ लीजिए, चाहे आप समीकरण 2 को पकड़ लीजिए, जिसको भी पकड़ना है उसको पकड़ लीजिए। और हम आपको एक अच्छा सलाह देते हैं, आप कभी भी उसको पकड़िए जिसका आंकड़ा छोटा हो, जिसके गुना वना में भाग में कुछ ना हो। हालांकि इसमें तो दोनों में नहीं है, इसके भी गुना में कुछ नहीं, इसके भी कुछ नहीं, इसके भी कुछ नहीं। तो अभी तो खैर नॉर्मल है, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि गुना में कुछ हो, भाग में कुछ हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे समीकरण को पकड़ना है जो आसान हो। देखिए, तो हम चाहेंगे कि हम समीकरण 1 को पकड़ लेते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे, हम इससे कहेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या जी, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, इसलिए x बराबर 14 माइनस में y। हम आपको क्या बोले थे, किसी एक चर को एलएचएस में रखना है, बाकी इसके आसपास जो भी है सबको ढकेल के उधर भेज देना है। तो इसके पास तो कोई खास कुछ था नहीं, केवल y था, तो y प्लस में था तो उधर चला गया, तो माइनस में चला गया। चलिए, अब आप इसका नाम समीकरण 3 भी दे सकते हैं, समीकरण 3 भी इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब x का वैल्यू आपके पास कुछ नहीं तो इतना तो है। अब इसी x के वैल्यू को उठा के और आपको रखना है किसमें, अगर आप समीकरण 1 लेकर काम किए हैं तो आपको समीकरण 2 में मान रखना होगा। अगर आप समीकरण 2 लेकर काम किए हैं तो समीकरण 1 में मान रखना होगा। तो हम लोग जो काम किए हैं समीकरण 1 लेकर किए हैं, तो हम लोगों को क्या करना होगा, समीकरण 2 में मान को रखना होगा। तो देखिए, तो हम यहाँ कहेंगे, हालांकि उधर नीचे दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, देखिए, चूंकि x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है जी मेरे पास, तो समीकरण 2 आपको दिख रहा होगा, ये है, क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। x का वैल्यू आपको कितना रखना है, 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई, और ऑलरेडी एक माइनस वाई पहले से है और बराबर में हो गया 4। माइनस वाई आपको अच्छे से पता है, हम बेसिक पढ़ा चुके हैं कि एक जाति वाला जुड़ता है तो माइनस में 2 वाई हो गया, और बराबर में पहले से इधर 4 है प्लस 14, इधर गया तो माइनस में बाबू 14, और ये बच गया माइनस में 10, और यहाँ पे हम माइनस में 2 वाई है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल, चूँकि y बराबर 10/2, तो 2 5 10, इसलिए y बराबर में कितना आ गया जी आपका 5। y का वैल्यू आपके पास प्राप्त हो गया। अब जो आपको y का वैल्यू दिख रहा है, उसी को करना है प्रतिस्थापित, और कहाँ करना है, याद कीजिए, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो y बराबर 5 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस 5 हो जाएगा और बराबर में 9, और यही हो जाएगा आपका आंसर। प्रतिस्थापन विधि का सीधा सा फंडा है कि आपको क्या करना है प्रतिस्थापन विधि में, कि जो एक समीकरण को पकड़ना है और उसको पकड़ने के बाद बेसिकली आपको समीकरण 3 में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे कि हम यहाँ कर चुके हैं। समीकरण 3 में कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है
उस समीकरण में रखेंगे जिसको आप नहीं लिए हैं। हम समीकरण 1 के सहारे 3 बनाए थे, हम समीकरण 1 के सहारे 3 बनाए हैं, तो इसको उठा के 1 में ही नहीं रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समीकरण 2 में रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए हम समीकरण 2 में रख दिए और इस प्रकार x और y का वैल्यू आ गया। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान है। आपको लगता होगा कि बहुत भारी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है। हम इसको मिटाते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। पहले इसको उतारिएगा, फिर इसको उतारिएगा और फिर इसको उतारिएगा। अतः करके लिख दीजिएगा, अतः x बराबर इतना, y बराबर इतना। हम इसको मिटाते हैं। जो स्टूडेंट बेसिक पढ़ा होता है उसको ये सब बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। जो स्टूडेंट बेसिक नहीं पढ़ा है उसका भैया खेल ख़त्म है। उसको y जुड़वे नहीं करेगा, उससे y जुड़वे नहीं करेगा तो सवाल कहाँ से बना लेगा। चलिए हम आपके सामने एक और प्रश्न देखते हैं। s माइनस टी बराबर में 3। देखिए पहला का दूसरा हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा। साला यहाँ ठोकर बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत स्पीड में गाड़ी पार होता है यहाँ से। लाते हैं हम एक दिन सीमेंट, समझ गया है, और गिट्टी विट्टी जुगाड़ करके यहाँ पे ठोकर मारा जाए। टर्निंग है पहले और खूब स्पीड में गाड़ी पार होता है, समझ गया है। तो सवाल है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा समीकरण है s बटा में 3 प्लस में t बटा में 2। s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 बराबर में कितना है? बराबर में 6 है। देखिए सबसे पहले कि समीकरण 1 तो अपना ठीक है, समीकरण 1 तो ठीक है, लेकिन समीकरण 2 मेरा ठीक नहीं है। समीकरण यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो प्रारूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए, जो कि इस रूप में नहीं है। तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 के लिए, हम क्या कहेंगे समीकरण 2 के लिए पहले काम करेंगे, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए चूँकि 3 2 का एलसीएम होता है 6, 3 दूना के 6 तो ये हो गया 2s प्लस में 3t और बराबर में हो गया 6। गुना कीजिएगा तो ये हो गया 2s प्लस में 3t और बराबर में 6 के 36। समीकरण 2। हम आपको अभी तुरंत एक बात बताए थे थोड़ा देर पहले, सवाल बनाने से जस्ट पहले, कि आपको किसी एक समीकरण को पकड़ना है और उसमें एक ठो चर को इधर रखना है, बाकी सबको उधर ढकेल देना है। और आपको वैसा ही समीकरण पकड़ना है जिसके गुना गुनी में कुछ ना हो, कोशिश यही करना है। अब रहेगा तो उसका विधि विधान अलगे है। कोशिश ये करना है कि उसके गुना गुनी में कुछ ना हो, माने सादा हो। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 इसके लिए परफेक्ट है। तो हम क्या कहेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे, चूँकि समीकरण 1 लेने पर, देखिए यहाँ हम समी लिखते हैं यानी कि समीकरण, ठीक है, तो आप इसको पकड़ लीजिएगा। समीकरण 1 लेने पर, तो समीकरण s है, 1 है s माइनस टी बराबर में 3, इसलिए s बराबर हो जाएगा 3 प्लस में t। क्या आपको ये समझ में आ गया? अब हम इसको कहेंगे समीकरण 3। अब इसका वैल्यू उठा के कहाँ पटकेंगे? 1 में, गलत हो जाएगा। समीकरण 1 लेकर हम इसको बराबर किए हैं तो समीकरण 3 आया, तो इस समीकरण 3 को हम 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे चूँकि s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर, चलिए देखिए समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है मेरे पास? तो 2s प्लस 3t बराबर में 36, ठीक है। तो s का वैल्यू, किसका वैल्यू है? s का वैल्यू 3 प्लस में t, तो s के जगह पर, तो s में पहले तो 2 से गुना है और है 3 प्लस में t, 3 प्लस में t। थोड़ा सा प्लस बुझाना चाहिए, प्लस और t बुझाना चाहिए, t है, और प्लस में यहाँ क्या है 3t और बराबर में क्या है 36। देखते रहिएगा, 3 दूना के 6 प्लस में 2t प्लस में 3t ऑलरेडी पहले से है, और यहाँ 36, पहले से यहाँ 36 है, प्लस में इधर गया 6, इधर गया तो माइनस में 3t 2t टोटल मिला के 5t, ठीक है, याद रखेंगे। 36 में से 6 गया, बचेगा 30, यहाँ t है, गुना में 5 है, उधर ढकेलेंगे तो भाग में 5, ऐसे ही कट जाएगा 6 बार में, इसलिए t का जो वैल्यू आ गया वो 6 आ गया। t का जो वैल्यू है वो 6 आ गया। इसके बाद अगला काम क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि t का मान प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 3 में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए चूँकि, या ऐसे भी लिख सकते हैं अब चूँकि t बराबर 6 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 पकड़ेंगे। मेरे पास है s बराबर 3 प्लस में t, तो
कितना आ गया 3 प्लस में 6, इसलिए एस का वैल्यू कितना आ गया 9, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अतः करके आपको लिख लेना है कि अतः एस बराबर इतना, अतः टी बराबर इतना, खेल खत्म हो गया। यहाँ से एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी हम आपको अगले सवाल की चर्चा कर देते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए सवाल है रूट वाला, तो रूट वाला से घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, रूट वाला भी सवाल होता है, बन जाएगा। दशमलव वाले में आप क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि आपको दशमलव उड़ा लेना है, दोनों पक्षों का दशमलव उड़ा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं उड़ाइएगा तो भी बन जाएगा। छठा सवाल, पहले क्या करना है कि बटा पर का जोड़ बनाना है, घटाव बनाना है। जैसे कि हम यहाँ बनाए हैं ना, जैसे कि इस रूप में है, तो हम इस रूप से पहले इसको कन्वर्ट किए इस रूप में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 3 का 6 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और कल देखेंगे, ठीक है। आज आप प्रतिस्थापन विधि सिर्फ सीख लीजिए, ताकि अगला सवाल अगर हम आधा पर छोड़ भी दें तो आप बना लीजिए, ठीक है। और कल हम लोग मिलते हैं अपने विषय वस्तु पर, ठीक है। और कल हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, और हम बताते भी चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। होगा क्या है कि जब तक आप हमसे जुड़े नहीं रहिएगा, जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कौन स्टूडेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, मेरा फोकस नहीं रहेगा। आप कितना भी ऑनलाइन वीडियो देख लीजिए, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक आप टीचर के संपर्क में नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, और यूट्यूब से वही लोग पढ़ पाते हैं जो पहले से पढ़े लिखे हैं, यानी कि थोड़ा मोड़ा उनको आता है। बेचारे जो बुड़बक लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई पढ़ा है, कितनों विद्यमान टीचर पढ़ा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और अपने जितने भी दोस्त साथी हैं हम उनको शेयर करेंगे, और आज प्रतिस्थापन विधि सीख लेंगे, और एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों तक, सभी दोस्तों तक अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप लोग हमको ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आता है तो फिर से प्रतिस्थापन विधि समझाया जाएगा। इसी के साथ आज का आपका सेवा यहीं तक रोका जाता है।